हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 119। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 118 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सब ने अब तक पढ़ा था। अरमान भी अंशिका के पास टेबल के अंदर घुसते हुए बोला कि झांसी की रानी, जो मजा चोरी छुपे करने में है वो ढिंढोरा पीट के करने में नहीं होता है। जो मजा छुप छुप कर प्यार करने में है ना, वो सबके सामने नहीं आता है। तुम्हें पता है ना कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो अब हम इन्हीं लम्हों को याद कर करके बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और मैं चाहता हूँ कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लम्हे हों। तो अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। तो अंशिका ने भी अब फिर से थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि अच्छा, ये सब कुछ छोड़ो, मुझे यहाँ से निकालो। पहले मुझे भी घर जाना है ना, वरना मेरी चारों माँ गार्डन में आकर चक्कर लगाना शुरू कर देंगी और फिर फ़ोन पर फ़ोन करके मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगी। मैं जब से किडनैप हुई हूँ ना, तब से ही पापा मुझे बाहर नहीं आने देते हैं और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ना तो तुम मुझे किडनैप करते और ना ही मुझ पर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगती। तुम्हारी वजह से ही तो मैं घर के अंदर कैद हो गई हूँ। तो अरमान बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ है ना, मैंने तुम्हें किडनैप किया और फिर तुम मेरे करीब आ गई, वरना मैं तो तुम्हें देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा तरस जाता था। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अरमान ही ने ये बात इतनी ज़्यादा फीलिंग के साथ कही थी कि अंशिका भी अब अरमान को देखती रहती है। कभी कभी अरमान तो ऐसी बातें करता था जैसे अंशिका को वो ना जाने कब से जानता हो। दोनों एक दूसरे से बचपन से ही मिलते जुलते हो। जैसे अंशिका को वो बहुत ही पहले से प्यार करता हो और फिर अंशिका को इस बात की बिल्कुल भी खबर ही ना हो। तो अंशिका ने भी अब धीरे से अरमान की तरफ देखते हुए कहा कि अरमान, तुम्हारी बातें ना कभी कभी मुझे समझ में ही नहीं आती हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो अरमान ने भी मुस्कुराकर अंशिका की नोज पर हल्का सा फिंगर पॉइंट करके कहा कि तुम्हें मेरी बातें समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ना कि तुम समझ पाओगी। चलो अब अपने चेहरे पर जल्दी से घूंघट करो। तो अंशिका को लगा कि अरमान अभी कोई शरारत करने वाला है उसके साथ। तो अंशिका ने भी अब अरमान की बाजुओं पर मार कर कहा कि ये क्या करने वाले हो तुम, ये क्या बोल रहे हो तुम। तो अरमान ने भी अब इस बार अपनी हथेली अंशिका के माथे पर मार कर कहा कि ये झांसी की रानी, इतनी छोटी सी जगह पे सुहाग रात नहीं मनाऊंगा मैं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम। तुम्हारी ताई तुम्हें देख ना ले, इसीलिए घूंघट करने के लिए बोल रहा हूँ, इसीलिए जल्दी से घूंघट कर लो। तो अंशिका को भी अब समझ में आ गया था कि अरमान अभी क्या करने के लिए कह रहा है उससे। तो फिर अरमान ने अभी धीरे से उसे टेबल के नीचे से निकला और फिर अंशिका भी अपने चेहरे पर लंबा सा घूंघट डालकर धीरे धीरे करके टेबल के नीचे से निकल पड़ती है। दोनों ने जैसे ही देखा, सामने भी नियति और निव्यांश खड़े हुए थे। निव्यांश ने भी नियति की कलाई को पकड़ा हुआ था और वो इधर उधर देख रहा था ताकि वो जल्दी से नियति को लेकर यहाँ से भाग जाए। बस इसी जुगाड़ में वो लगा हुआ था कि सबकी नज़र इधर उधर हो और वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाए। तभी निव्यांश अभी रेस्टोरेंट के किचन में चला गया था। तो वहीं अरमान ने भी अब खुद पर थोड़ा सा प्राउड फील करते हुए कहा कि देखा, तुम्हारा भाई कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है। इतना बेवकूफ़ इंसान तो मैंने देखा ही नहीं है। वो चाहता तो नियति के चेहरे पर घूंघट डालकर उसे मेन गेट से ले जा सकता था। अंशिका ने भी अब अरमान की बाजू पर एक पंच बनाकर मारकर गुस्से से कहा कि अरे बेवकूफ़ इंसान, भाई को नियति के साथ साथ खुद को भी तो छुपाना है। अब क्या वो खुद को भी अपने मुंह पर घूंघट डालकर चलते। तुम अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझो, समझे तुम। अब चुपचाप से मुझे यहाँ से लेकर चलो। तो अरमान ने भी अब अपनी बाजुओं को रब करते हुए कहा कि बस बस, तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई और तुम्हारे घर के किसी भी मेंबर को कुछ भी मत कहो, नहीं तो तुम अपनी फॉर्म में वापस आ जाती हो, है ना। ठीक है, आपसे कुछ नहीं बोलूँगा। तो अंशिका भी अब थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलती है कि अच्छा अच्छा चलो, अब जल्दी से हमें चलना चाहिए। तो अरमान ने भी अंशिका की बाजुओं को पकड़ा और रेस्टोरेंट के बीचों बीच में लेकर चलने लगता है। और फिर सारा रेस्टोरेंट जो भी अंशिका को ही देख रहा था, क्योंकि अंशिका जो भी वहाँ पर अकेली थी जो घूंघट डाली थी, क्योंकि अंशिका ने अपने चेहरे पर घूंघट किया हुआ था जो उस जगह को बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। तो वहीं अंशिका का अब एक हाथ अरमान ने पकड़ा हुआ था और फिर दूसरे हाथ से वो अपने घूंघट को अच्छे से संभाल रही थी। अरमान अभी चाहता था कि जिया आंटी उसे बिल्कुल भी ना देखे, लेकिन आज तो सब मोए मोए होने वाला था। अरमान अभी अंशिका को लेकर जैसे ही मेन गेट तक पहुंचा ही था कि तभी जिया ने उसे पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहा कि अरमान,
प्लीज़ रुको ना। अरमान, मुझे नहीं मिलवाओगे क्या अपनी गर्लफ्रेंड से? मैं भी तो मिलना चाहती हूँ। तो अरमान ने भी अब कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसकी तो धड़कनें जैसे रुक सी गई थी। तो वहीं अंशिका ने भी घूंघट में ही अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और फिर अपने मन ही मन धीरी आवाज़ में बोलती है कि अरे ताई जी, क्यों मिलना चाहती हो आप मुझसे? प्लीज़ मत मिलो ना। क्यों हमारी बैंड बजाने पर तुली हो आप? प्लीज़ प्लीज़ हमें चले जाने दीजिए यहाँ से। तो अरमान ने भी अब पलट कर जिया को देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा कि अरे नहीं आंटी, आपसे क्यों नहीं मिलवाऊंगा, आपसे ज़रूर मिलवाऊंगा। आखिर ये मेरी होने वाली बीवी जो है, ज़रूर मिलवाऊंगा आपसे। तो जिया ने भी अब अपना हाथ अंशिका के घूंघट पर लगाया और फिर अरमान और अंशिका की सांसें तो एकदम से रुक गई थी। और फिर जिया जैसे ही घूंघट ऊपर उठाने को हुई थी कि तभी अरमान चिल्लाया, ये क्या कर रही हो आंटी आप? तो अरमान के इतनी जोर से चिल्लाने की वजह से जिया के हाथ तो एकदम से रुक गए थे। तो जिया ने भी अभी थोड़ा सा हैरानी से अरमान की तरफ देखते हुए कहा कि क्या कर रही हूँ, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी होने वाली बीवी का चेहरा देख रही हूँ, मतलब अपनी बहू का चेहरा देख रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? प्लीज़ अब मुझे देखने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो अरमान ने भी अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहा कि अरे नहीं जिया आंटी, वो क्या है ना कि इनके घर में अभी एक ट्रेडिशनल है, जब तक ये मेरी बीवी नहीं बन जाती है ना तब तक कोई भी इसका चेहरा नहीं देख सकता है, इसीलिए बस आपको रोक रहा था। जिया ने भी अभी थोड़ी सी हैरानी से अरमान को देखा और फिर बोलती है कि ऐसा कौन सा ट्रेडिशनल है जिसमें तुम्हारी बीवी का मैं मुंह नहीं देख सकती, जिसमें तुम्हारी होने वाली बीवी का चेहरा नहीं देख सकती हैं? ऐसा कौन सा होता है? मैंने तो कभी नहीं सुना। इस पर अरमान ने भी थोड़ा सा मजाक करते हुए कहा कि अरे जिया आंटी, आप तो बड़ी चालू ही हैं, फ्री में ही मेरी होने वाली बीवी का चेहरा देख लोगी क्या? नहीं भाई नहीं, मैं ना अपनी बीवी का चेहरा ऐसे नहीं दिखाऊंगा आपको। आपको मुंह दिखाई देना होगा और ढेर सारा बहुत सारी चीज़ें लूँगा आपसे। मैं भी जानता हूँ कि आप ना मुंह दिखाई तो लेकर घूमती नहीं होगी अपने पास, तो फिर आप जब मेरे घर पर आओगी तभी मेरी बीवी के रिसेप्शन में आओगी, तभी मेरी बीवी का चेहरा देख लेना। अभी आप प्लीज़ इसका चेहरा मत देखिए। तो जिया को तो अब अरमान की बातें बड़ी ही ज़्यादा अटपटी सी लग रही थी, मगर फिर भी उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर चेहरा नहीं दिखाना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि शायद कोई ट्रेडिशनल हो सकता है ऐसा जिसमें ये सारी रस्में होती हो। तो जिया ने भी फिर से अपने हाथ में से एक कंगन निकाला और फिर अंशिका के हाथ में रख कर कहा कि देखो देखो, चेहरा तो तुम दिखा नहीं रही हो, ना ही तुम्हारा पति चाहता है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखूं, इसीलिए मैं भी ज़्यादा जिद नहीं करूंगी, लेकिन हाँ ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से तुम अपने पास रख लो। तो अंशिका ने भी अब थोड़ा सा ना करते हुए कहा कि अरे नहीं नहीं ताई जी, मैं नहीं रख सकती हूँ। और फिर तभी अंशिका ने भी अपनी जीभ जल्दी से अपने दांतों तले दबा ली कि उसने ये अचानक क्या बोल दिया। तो वहीं अरमान ने भी कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर जी जो हैरानी से अब अंशिका को देखने लगती है कि उसने उसे ताई जी क्यों कहा। तो अंशिका ने अभी बातों को फिर से संभालते हुए कहा कि वो मेरे कहने का मतलब है, हमारे यहाँ पर कोई किसी को आंटी नहीं कहता है, या तो फिर ताई जी कहते हैं या फिर चाची जी। मैं आपको क्या कहूँ, आप मुझे बता दीजिए। मुझे तो ताई जी ठीक लगा इसलिए बोल दिया। तो जिया ने भी मुस्कुरा कर कहा कि जो तुम्हारा मन है तुम मुझे कह लो। तो अंशिका ने भी अब राहत की सांस ली और फिर बोलती है कि ताई जी इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं नहीं रख सकती हूँ इसे। जब आप शादी में आएंगी ना तब ही आप मुझे ये दे देना। तो जिया भी कुछ बोलती उससे पहले ही अरमान बोलता है कि अब जब आंटी इतने प्यार से दे ही रही हैं तो रख लो ना तुम प्लीज़। चलो अब तुम्हें देर हो रही है ना, तुम्हें तुम्हारे घर भी तो छोड़ना है मुझे, चलो घर छोड़ देता हूँ। तो अंशिका ने भी अब जिया को दिया हुआ वो कंगन पहन लिया और फिर जल्दी से अरमान जैसे तैसे करके उसे वहाँ से लेकर चला गया। तो दोनों तो अब जैसे ही पार्किंग में पहुँचे तो अंशिका ने भी पलट कर अरमान को अपने गले लगा लिया और फिर कुछ सेकेंडों के लिए तो अरमान की धड़कन ने काम करना ही बंद कर लिया था। उसकी सांसें तो एकदम से अटक गई थी और उसके रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। अरमान के दोनों हाथ अभी हवा में थे, उसे लग रहा था कि जैसे अगर वो अंशिका को अपने गले लगाएगा तो उसके अंदर झांसी की रानी प्रवेश कर जाएगी, इसीलिए उसने उसे टच भी नहीं किया। अरमान ने अभी धीरे से कहा कि देखो अब तुम खुद ही मेरे गले लगी हो और फिर मत कहना कि अरमान तुम मेरा फ़ायदा उठाते हो। तो अंशिका ने भी अब धीरे से कहा कि सामने दक्ष खड़ा है, मुझे बचा लो प्लीज़। दक्ष को देखकर अरमान ने भी मुंह बनाते हुए कहा कि यार मैं नहीं मानूंगा इस डेट को, प्लीज़ इस डेट को तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। ये कोई डेट नहीं है, एक ऐसी कोई डेट होती है, ऐसी की तैसी हो गई है इस डेट पर आने से। फिर उसने अंशिका के पल्लू को फिर से अंशिका के चेहरे पर ढका और फिर उसे एक साइड से पकड़कर धीरे धीरे अपनी गाड़ी के पास लेकर जाने लगा। तो वहीं दक्ष जो अभी मोबाइल की स्क्रीन को अच्छे से स्क्रॉल करके उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी था और फिर तभी उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से अंदर की तरफ चला गया। तो अरमान ने अब अंशिका को गाड़ी में बैठा लिया था और फिर खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था।
दोनों ने अब राहत की सांस ले ली थी, क्योंकि वो दोनों ही अब सेफली वहाँ से निकल चुके थे। तो अरमान ने अब जैसे ही अपनी गाड़ी की लाइट ऑन की तो अरमान और अंशिका अब एकदम से चिल्लाई, क्योंकि उन दोनों की गाड़ी की बैक सीट पर अब निव्यांश और नियति बैठे हुए थे। तो अंशिका ने भी अब एकदम से अपने चेहरे पर फिर से साड़ी का पल्लू ढक लिया था। तो वहीं अरमान ने भी अब पीछे पलटकर निव्यांश को देखते हुए कहा कि मिस्टर प्रताप, आप यहाँ पर मेरी गाड़ी में क्या कर रहे हैं? आपने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था। कितना ज़्यादा डर गए थे हम दोनों। तो निव्यांश भी अपनी हकलाती हुई आवाज़ में बोला कि अरे अरमान, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़, मेरी गाड़ी ना ख़राब हो गई थी, इसीलिए मुझे अर्जेंट से यहाँ से निकलना था, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर बैठ गया। प्लीज़ क्या तुम मेरी इतनी सी हेल्प कर दोगे क्या, कि मुझे जय चाचू के घर पर छोड़ दोगे? प्लीज़ मुझे ना नियति को वहाँ पर ड्रॉप करना है। प्लीज़ प्लीज़, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ तुमसे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो अरमान की दिल की धड़कनें तो अब पहले से ही डबल स्पीड के साथ भाग रही थी। दिव्यांश को भी अपनी गाड़ी में देखकर तो उसकी धड़कनें अब छल उछल कर बाहर आने की कोशिश कर रही थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं निव्यांश ने अगर गलती से भी अंशिका को देख लिया तो क्या होगा। तो अरमान ने अंशिका को देखा, जो डर के मारे थोड़ा सा कांप भी रही थी। आखिर कांपती भी क्यों ना, उसके भैया होने वाली भाभी भी तो उसके साथ गाड़ी की बैक सीट पर ही बैठे थे, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। अरमान ने भी अपना सलाइवा कटक कर बोला कि हाँ हाँ, क्यों नहीं मिस्टर प्रताप, ज़रूर मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन आप ऐसे बैठे तो मेरी तो जान ही निकल गई थी, बस इसीलिए थोड़ा सा डर गया था। निव्यांश भी अरमान की तरफ देखते हुए बोला कि वो क्या है ना कि मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मैं यहाँ पर आकर फंस गया था। प्लीज़ हमें अब घर छोड़ दीजिए आप, ये मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने कैब भी बुक करने की कोशिश की थी, लेकिन आधे घंटे से कोई भी कैब नहीं मिल रही है मुझे यहाँ पर। तो निव्यांश ने फिर से अंशिका को देखा, जो भी घूंघट के अंदर बैठी हुई थी। निव्यांश ने अंशिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा कि हाय, मैं हूँ निव्यांश, निव्यांश प्रताप सिंह, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो अंशिका तो अब पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डर के मारे काँप रही थी। उसे तो अब और भी ज़्यादा डर लग रहा था। उसने तो बिना पीछे पलटे ही दोनों हाथ जोड़कर दिखा दिए, जैसे उसने निव्यांश का इंट्रोडक्शन एक्सेप्ट कर लिया हो, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने एक बार भी कोई भी आवाज़ निकाली तो निव्यांश उसे तुरंत पहचान जाएगा। तो वहीं निव्यांश को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी अरमान ने कहा कि वो क्या है ना कि ये मेरी होने वाली बेबी है, इनके घर में ट्रेडिशनल है कि शादी से पहले ये अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखा सकती हैं, इसीलिए ये ऐसी बैठी हैं। आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा, प्लीज़ इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। तो निव्यांश बोलता है कि अरे नहीं नहीं मिस्टर सचदेवा, मैं क्यों बुरा मानूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर भाभी जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम को, ये तो अच्छी बात है ना कि आप जैसी लड़की अभी भी अपने ट्रेडिशनल को फॉलो करती हैं, अपने घर वालों की इतनी ज़्यादा बातें मानती हैं। तो वहीं अब निव्यांश के मुँह से अपने लिए भाभी सुनकर तो अरमान और अंशिका दोनों ने ही कसकर अपनी आँखें बंद कर ली थी। तो अरमान ने अभी फिर से मन ही मन कहा कि यार मैं कहाँ पर फंस गया हूँ, आज तो ऐसी की तैसी हो गई है। अरमान ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है मिस्टर प्रताप, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको अभी जय अंकल के घर पर छोड़ दूंगा। तो गाड़ी चलने लगी थी और अभी कोई भी किसी से कोई भी बातें नहीं कर रहा था। तभी निव्यांश की दिल की धड़कनें तो अब जैसे स्पीड के साथ भाग रही थी। उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उससे ज़्यादा तो अब अंशिका और अरमान की धड़कनें डबल स्पीड के साथ भाग रही थी। अंशिका तो अब ऐसी बैठी थी जैसे गाड़ी में वो हो ही ना। वहीं नियति, उसे तो अब धीरे धीरे नींद आने लगी थी और फिर उसने अपना सिर निव्यांश की बाजू पर रख लिया था और सोने लगी थी। तो धीरे धीरे अब नियति तो सो गई थी, और क्योंकि वो तो अभी दवाई अभी भी खाती थी और उसका ऑपरेशन भी होने ही वाला था, जिस वजह से उसे बहुत ही जल्दी नींद भी आ जाया करती थी। तो वहीं अंशिका तो अब काफ़ी ज़्यादा घबराहट के मारे बोल भी नहीं रही थी। उसकी तो सांसें जैसे चुपचाप से अटकने को हो रही हो, वो चुपचाप से बैठी रहती है जैसे वो गाड़ी में हो ही ना। और फिर थोड़ी देर के बाद अरमान ने गाड़ी एक रेड सिग्नल पर आकर रोकी। वहां पर एक किन्नर जाकर ताली बजा बजा कर बोलाता है कि तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, सलामत रहे, दे दे कुछ, दे दे बेटा हमें, अरे भाई कुछ तो दे दे, तेरी बीबी और तेरी जोड़ी हमेशा सलामत रहेगी, हम किन्नरों को कुछ दे दे। तो अरमान भी अब अपनी जेब में टटोलने लगा था, लेकिन अभी उसे अपनी जेब में कुछ भी नहीं मिला था कि तभी निव्यांश ने अपनी जेब में से 500 के 2 नोट निकाले और फिर अरमान और अंशिका के ऊपर से वारते हुए उसे किन्नर को दे दिया। तभी अरमान जो धीरे से मुस्कुरा देता है निव्यांश को देखकर। तो निव्यांश ने अभी उस किन्नर को देखा और कहा कि दुआ करना कि इन दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे, इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। और ये सुनकर तो अरमान और अंशिका थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए थे और अचानक ही उसने भी अपने बैग में से कुछ पैसे निकाले और घूंघट में से ही निव्यांश और नियति के ऊपर से वार कर उस किन्नर को दे दिए। तो अंशिका ने भी अब कुछ नहीं कहा था, लेकिन अरमान बोलता है कि ये जो पीछे बैठे हैं ना,
इनके लिए भी आप बहुत सारी दुआ करना कि इन दोनों की जोड़ी भी हमेशा सलामत रहे और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, इनके बीच हमेशा प्यार बना रहे। तो किन्नर तो अब बहुत ज़्यादा खुश होकर वहाँ से चली गई थी। तो वहीं निव्यांश भी अब थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। उसके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई थी और वो अरमान से बोलता है कि अरमान, नो डाउट भाभी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली है तुम्हें। अरमान अब काफ़ी हद तक थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था। अरमान ने भी कहा कि हाँ हाँ बस इसका बाप मान जाए तभी तो हम दोनों की शादी होगी। और ये सुनकर तो निव्यांश की आंखें हैरानी से फैल गई थी। तो निव्यांश ने भी अब हैरानी से कहा कि क्यों, भाभी के पापा माने नहीं है क्या? तो अरमान बोलता है कि अरे नहीं यार, इसके पापा नहीं माने हैं, वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, देख कर ही मुझे खा जाएंगे। निव्यांश ने कहा कि मान जाना चाहिए, तुम्हारी पर्सनैलिटी तो बहुत ही अच्छी है और फिर कितने फेमस बिजनेस टाइकून भी हो तुम। तुम्हारा कैरेक्टर भी कितना ज़्यादा साफ सुथरा है, भला तुम्हें कौन ही मना कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि भाभी जी के पापा को तुम्हें मना करना चाहिए। अरमान ने भी अब अंशिका को देखा और फिर अंशिका जो हल्का सा घूंघट उठाकर अरमान को गुस्से से घूर रही थी और फिर अरमान ने भी हल्का सा मुस्कुराकर कहा कि इसका बाप तो नहीं मानने वाला है, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, इसका बाप तो मुझे देखते ही खाने को दौड़ता है यार, वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा हमारी शादी को, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। पता नहीं इसके पापा खुद को समझते क्या हैं, क्या समझते हैं अपने आप को, मुझे जैसे इंसान को भी पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी के लिए आसमान से कोई फरिश्ता आएगा जो सफ़ेद घोड़े पर होगा और उनकी बेटी को लेकर चला जाएगा। वो तो किसी राजकुमार के लिए बैठे हैं, पता नहीं वो राजकुमार मुझे मानेंगे भी या नहीं। तो अंशिका अब दांत पीसते हुए अरमान को फिर से घूर कर देखती है और फिर अरमान के चेहरे की मुस्कुराहट तो अब बढ़ती ही जा रही थी, उसकी मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। लाओ मुझे बताओ इसके पापा कौन है, मैं इनके पापा से खुद ही बात करता हूँ। निव्यांश भी अब बिना सोचे समझे ही अरमान की तरफ देखते हुए बोलता है। तो अंशिका तो अब गुस्से में अरमान को ही घूर कर देख रही थी और फिर अरमान के चेहरे की मुस्कुराहट तो अब जा ही नहीं रही थी, उसे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अरमान ने फिर से हल्का सा पीछे देखकर कहा कि यारे नहीं मिस्टर प्रताप, मुझे अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी, आप ना परेशान मत होइए मेरे लिए, इसके बाप को तो मैं खुद ही मनाऊंगा, मुझे ही मनाना पड़ेगा। लेकिन आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं उसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच, आप भी ना सच में बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटी के इंसान हो। निव्यांश ने कहा कि देखो खुद में ना कॉन्फिडेंट रखो, तुम्हें कोई भी मना नहीं करेगा और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाभी तुम्हारे साथ है और जब प्यार साथ में होता है ना तो इंसान हर जंग को पार कर लेता है, हर इंसान अपने प्यार को पा ही लेता है, ऐसे ही मेरे पापा भी कहते हैं। अरमान अब धीरे से मन ही मन बड़बड़ाया कि यार तुम्हारे पापा कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलते हैं। तो निव्यांश ने अभी ये बात नहीं सुना था लेकिन अंशिका ने सुन लिया था और फिर अंशिका ने कसकर अरमान की बाजुओं पर मारकर कहा। ये देखकर निव्यांश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने कहा कि क्या क्या बड़बड़ा रहे हैं मिस्टर सच्चादेव, जो भाभी आपको ऐसे पीटने लगी यहाँ पर। तो अरमान ने भी अब निव्यांश की तरफ देखते हुए कहा कि वो क्या है ना कि मिस्टर प्रताप इसके हाथ ना कुछ ज़्यादा ही चलते हैं, बात बात पर मुझे पीटने लगती है, मैं ना इससे पीट भी लेता हूँ तो ये मुझे हर जगह मारती रहती है, पूरी दुनिया के सामने मुझे मारती है। तो वहीं निव्यांश ने भी देखा तो नियति अभी सो चुकी थी। निव्यांश ने अब नियति को सीने से लगा लिया था और फिर थोड़ी देर के बाद अरमान ने भी गाड़ी जाए के घर के आगे रोक दी थी। तो निव्यांश अब नियति को जगाने लगा तो अंशिका ने भी अब अरमान के हाथ पर अपना हाथ मारा और फिर अरमान ने भी हैरानी से अंशिका को देखा और फिर अंशिका ने कुछ इशारों में किया। तो अरमान ने अभी फिर से पीछे पलट कर देखते हुए कहा कि मिस्टर प्रताप वो सो गई है तो आप इन्हें गोद में ही उठाकर अंदर ले जाइए, क्योंकि ऐसे तो ये चल नहीं पाएंगे। तो निव्यांश ने भी अब अरमान को देखा, वो उसे कहना चाहता था कि अब उसका कोई भी हक नहीं है नियति पर, अभी वो उसे अपनी गोद में भी नहीं उठा सकता है, लेकिन वो अभी अरमान से क्या ही बोलता। फिलहाल तो वो अरमान के सामने एक्सप्लेनेशन भी देना ठीक नहीं समझ रहा था, इसीलिए उसने भी गाड़ी का गेट खोला और फिर गाड़ी से खुद उतर के और फिर घूम कर गाड़ी की दूसरी साइड पर आया और उसने गेट खोलकर नियति को अपनी गोद में उठा लिया। नियति तो अभी बेफिक्र होकर बेसोच से गधे घोड़े बेचकर आराम से सो रही थी। ये कह सकते हैं कि दवाई लेने की वजह से उसे अभी कुछ भी होश नहीं था कि वो कहाँ पर है और किसकी गोद में है। तभी निव्यांश नियति को अपनी गोद में लेकर खड़ा हो गया और फिर तभी अंशिका ने अरमान के पेट में कोहनी मारी और फिर अरमान ने भी अंशिका की बात समझकर गाड़ी से बाहर उतर गया और फिर उसने निव्यांश को देखकर कहा कि आप दोनों तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो साथ में।
आपको अपने दिल की बात इस लड़की से खुलकर करनी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि आप इस लड़की से कितना ज़्यादा प्यार करते हो। ये लड़की आपको ज़रूर एक्सेप्ट कर लेगी। तो निव्यांश ने भी अब हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर तभी अंशिका भी गाड़ी से बाहर आ गई और उसने अभी भी अपने चेहरे पर घूंघट ही डाला हुआ था। तो निव्यांश ने अंशिका को देखते हुए कहा कि अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंशिका ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर तभी निव्यांश ने अरमान को देखते हुए कहा कि लगता है आपकी होने वाली वाइफ भी बोलती नहीं है क्या। यह सुनकर तो अरमान की आंखें अब हैरानी से फैल गई थी। उसे अब कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, वो क्या बोले। उसने भी जल्दी से कहा कि मिस्टर प्रताप, इस गलत फहमी में मत रहना कि मेरी बीवी बोलती नहीं है। ये बोलती है, इसके हाथ भी बहुत बोलते हैं और इसकी लात भी बहुत बोलती है, इसकी आंखें भी बोलती हैं और इसके शरीर का एक एक अंग इतना ज़्यादा बोलता है कि मैं ही आपको क्या ही बताऊं। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि सिवाय बोलने के इसे आता ही क्या है। इतना लंबी जुबान है इसकी कि मैं बता नहीं सकता हूं। इतना बोलती है कि आप थक जाएंगे इसकी बातें सुनकर। इतना कहकर तो अरमान ने अपने हाथों से इशारा किया और फिर अंशिका ने भी पलटकर अरमान को गुस्से से देखा, जैसे अभी के अभी अरमान को वो खा जाएगी। तो वहीं अरमान ने भी फिर से अपने दांत दिखाते हुए कहा कि अच्छा मिस्टर निव्यांश, अब हम चलते हैं, हमें भी ना अब इसे घर छोड़ना पड़ेगा, अब इस आफत को भी इसके घर छोड़कर आना पड़ेगा मुझे। तो निव्यांश ने भी हंसते हुए कहा कि आप दोनों ना सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी हैं। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतनी यहाँ तक लिफ्ट दे दी। मुझे ना कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मुझे अपनी शादी में बुलाएंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं खुशी खुशी आप दोनों की शादी में शामिल भी होना चाहूँगा। इसीलिए प्लीज़ अपनी शादी में बुलाइएगा ज़रूर मुझे। इस पर अरमान ने अब दोनों हाथ मिलाकर कहा कि क्या बात कर रहे हैं मिस्टर प्रताप, आपके बिना शादी होगी कैसे। आपको तो ज़रूर आना पड़ेगा शादी में, आपको तो आना ही पड़ेगा। आपके बिना शादी होगी ही नहीं, मुझे पता है। आप इससे अच्छा इंसान तो मुझे मिलेगा ही नहीं मेरी शादी में। अरे आप नहीं होंगे तो शादी में मज़ा भी नहीं आएगा। आपको तो मैं घर से खींच कर लेकर आऊँगा अपनी शादी में, है ना बेबी। इतना कहकर अरमान ने भी अंशिका को देखा और फिर अंशिका जो अंदर ही अंदर अपने दांत पीसते हुए अपना गुस्सा पी रही थी। अभी तो उसे अरमान पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अभी एक लात अरमान के मुंह पर मार दे। अरमान और अंशिका को देखकर अब निव्यांश के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो नियति को गोद में लेकर जय के अंदर घर की ओर चला गया। तो वहीं अंशिका और अरमान भी अब गाड़ी में आकर बैठ गए थे। अंशिका अब जैसे ही गाड़ी में आकर बैठी, उसने अपना पल्लू हटाया और फिर अरमान को मारना शुरू कर दिया। उसके सीने पर वो जोर जोर से अपने पंच बनाकर मार रही थी। उसने अभी तब तक अरमान को मारा था जब तक उसका जी भर नहीं गया था। तो वहीं अरमान, उसकी तो अब हंसी ही नहीं रुक रही थी। उसे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हंसी भी। उसने आज अंशिका के चुप रहने का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया था। अपने दिल की आधी से ज़्यादा बात तो उसने अंशिका के चुप रहने पर बोल ही दी थी। तो अंशिका के मारते मारते अब हाथ दुखने लगे थे और वो अपना मुंह बनाकर गाड़ी में बैठ जाती है। वो जैसे कभी अब अरमान से बात ही नहीं करेगी। उसने अपना मुंह फुला लिया और अपना चेहरा दूसरी साइड कर लिया। तो वहीं अरमान, उसकी तो अब जैसे हंसी ही कंट्रोल नहीं हो रही थी। अंशिका ने एक बार फिर से अरमान के 2-3 पंच मारे और फिर से अपने हाथ बांधकर गुस्सा होकर बैठ जाती है। तो अरमान ने अब जैसे तैसे करके अपनी हंसी को कंट्रोल की और फिर बोलता है कि पहली बात तो ये कि तुम मुझे इतना ज़्यादा मारा मत करो, समझी तुम। और हाँ, दूसरी बात ये कि मैं ना इस डेट को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। तुम्हें फिर से मेरे साथ डेट पर आना पड़ेगा। भला ये कोई डेट होती है क्या जिसमें ठीक से ना बैठे ना कोई बात करी, जिसमें तुम 2 बार तो टेबल के नीचे ही घुस गई और फिर तुम्हारा भाई मिल गया, कभी तुम्हारी ताई मिल गई। और ये कहते हुए अरमान अब फिर से हंसने लगता है और उसने फिर से एक बार कहा कि ये डेट कैंसिल। तो अंशिका ने अब फिर से गुस्से में देखा और फिर बोली कि चुपचाप से गाड़ी स्टार्ट करो, समझे तुम, वरना मेरा गुस्सा अभी यहीं पर फट जाएगा। अरमान अब थोड़ा सा सीरियस हो गया था और फिर उसने अंशिका को देखकर कहा कि चलो चलो तुम्हारा गुस्सा देखते हैं कितना ज़्यादा फटता है, आज तो मुझे तुम्हारा गुस्सा देखना है। और फिर अंशिका जो गुस्से में अरमान को फिर से घूर कर देखने लगती है और फिर अरमान जो प्यार से अंशिका की तरफ झुकने लगा। जैसे जैसे अरमान अभी अंशिका की तरफ देख रहा था, अंशिका की आंखें भी धीरे धीरे बंद होती चली गई और फिर दोनों के बीच फिर से एक मीठी सी किस हो जाती है। और फिर अरमान ने फिर से अंशिका के गाल पर किस करके कहा कि देखो अंशिका, मैं सच में इस डेट को नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानने वाला इस डेट को। अब तुम्हें फिर से मेरे साथ डेट पर जाना ही होगा। मैं ये डेट को नहीं मानूंगा, ये डेट तो बिल्कुल कैंसिल होनी चाहिए।
मैं आज से पहले इतनी खतरनाक डेट पर कभी भी नहीं गया हूँ। कभी नहीं सोचा था कि मैं पहली बार किसी लड़की के साथ डेट पर जाऊँगा और फिर मेरी ये हालत हो जाएगी। ये ऐसी डेट मैंने पहली बार ही देखी है। हम अपनी डेट दोबारा प्लान करेंगे। तो अंशिका बोलती है कि अच्छा पहले यहाँ से तो मुझे लेकर चलो, फिर डेट प्लान कर लेना। अरमान अंशिका को लेकर अब वहाँ से चला गया था। इधर दूसरी तरफ निव्यांश ने भी नियति को बेड पर लिटाया और फिर दक्ष जो वहीं पर खड़ा हुआ था। निव्यांश ने अब नियति को लिटाकर नियति को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर निव्यांश के चेहरे पर अभी काफ़ी ज़्यादा उदासी थी। तो दक्ष और निव्यांश दोनों ही अब कमरे से बाहर आ गए थे। तो दक्ष ने कहा कि यार तू अपनी डेट दोबारा प्लान कर लेना, मैं ना इस डेट को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। इस डेट का तो सत्यानाश ही हो गया है। तो निव्यांश ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, मुझे अब कोई भी डेट नहीं करनी है, मुझे कहीं नहीं जाना है, नियति मुझे पसंद नहीं करती है। इतना कहकर निव्यांश वहां से चला गया। तो वहीं दक्ष जो निव्यांश की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, उसे कहीं ना कहीं बहुत बुरा भी लग रहा था। फिर वो जल्दी जल्दी से अपने घर के गार्डन में गया जहाँ निव्यांश अभी पहुंच चुका था। तो तभी दक्ष ने भी निव्यांश के पीछे से बाजुओं को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर धीरे से बोलता है कि यार मैं कुछ समझा नहीं, तू कहना क्या चाहता है, या आखिर तेरा मतलब क्या है कहने का। तो निव्यांश ने भी कहा कि यार यही कि मुझे अब डेट पर नहीं जाना है, नियति मुझे पसंद नहीं करती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती है और मैं ज़बरदस्ती उस पर अपना प्यार नहीं थोपना चाहता हूँ। मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। जब वो ठीक हो जाएगी ना तो हम सब मिलकर उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे और फिर धूमधाम से उसकी शादी भी करेंगे, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती है और ना ही वो मुझे पसंद करती है। तो निव्यांश ये बातें सिर्फ अपने होंठों से बोल रहा था, दिल में तो बेचारों के अभी काफ़ी ज़्यादा अरमानों की चिता जल रही थी। तभी दक्ष ने कहा कि और कैसे पता तुझे कि वो तुझे पसंद नहीं करती है, तुझे कैसे पता, उसने तुझे बताया क्या। तो निव्यांश ने अभी दक्ष की बात को क्लियर करने के लिए ज़रूरी नहीं समझा था। वैसे भी उसके दिल में इस वक्त इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो तो दक्ष से बात भी नहीं करना चाहता था। वो अभी किसी से कुछ भी नहीं बोलना चाहता था, मगर फिर भी उसने दक्ष की बातों का जवाब देते हुए कहा कि हर बात बताई नहीं जाती है, कुछ बातें समझी भी जाती हैं दक्ष, और मैं ये समझ गया हूँ कि नियति मुझसे प्यार नहीं करती है, वो मुझे पसंद भी नहीं करती है। इतना कहकर निव्यांश अब वहां से चला गया और फिर एक पल भी वहां पर नहीं रुका और फिर उस घर से बाहर वो आ जाता है और तभी एक गाड़ी वहां पर आकर रुकती है और फिर निव्यांश उसी में बैठकर वहां से चला गया। तो वहीं दक्ष तो अब काफी ज्यादा हैरानी से निव्यांश को ही जाता हुआ देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जिस डेट के लिए इतना ज्यादा रिस्क लिया था, इतना ज्यादा वो एक्साइटेड था, उस डेट का बिल्कुल रिजल्ट ऐसा होगा, इतना बेकार सा। फिर दक्ष भी अब घर के अंदर जाकर अपने कमरे में सो गया। अगली सुबह जब नियति की आंखें खुलती हैं तो उसे अब कल रात की सारी बातें याद आने लगी थी। उसे बस इतना ही याद था कि कल रात वो गाड़ी में निव्यांश के कंधे पर अपना सिर रखकर सो गई थी और फिर तभी उसे याद आता है कि कल रात उसने निव्यांश को नहीं बताया कि वो निव्यांश की दी हुई ड्रेस पहनकर क्यों नहीं आई थी। उसे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था अपने ऊपर। तो नियति ने भी अब जल्दी जल्दी से अपना फ़ोन ढूंढना शुरू कर दिया और फिर फाइनली उसे अपना फ़ोन भी मिल ही गया। तो नियति ने अब निव्यांश को मैसेज किया और फिर मैसेज सेंड भी हो गया था, लेकिन वो मैसेज अभी निव्यांश को रिसीव नहीं हुआ था। शायद उसने अभी अपना इंटरनेट बंद किया हुआ था। तभी नियति ने भी ना जाने कितने ही मैसेज अब निव्यांश को सेंड कर दिए थे, मगर अभी तक एक भी रिप्लाई निव्यांश का नहीं आया था। नियति को अब थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी। निव्यांश ने नियति का एक भी मैसेज रीड नहीं किया था। नियति को अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी थी और फिर तभी दक्ष उसके कमरे में आ जाता है। तो नियति ने अभी दक्ष को देखा, लेकिन दक्ष ने नियति को कुछ भी नहीं कहा। वो तो बस एक नज़र नियति को देखता है और फिर कुछ समझने की कोशिश करने लगता है। फिर उसने अपने इशारों में कहा कि स्नो वाइट चल कर नीचे चल लो और नाश्ता कर लो, तुम्हें माँ बुला रही है। तो नियति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वॉशरूम में चली गई। तो दक्ष भी अब जानना चाहता था कि आखिर निव्यांश और नियति के बीच में हुआ क्या था। नियति से पूछने की उसके अंदर अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो कैसे उससे पूछता, उसे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भला वो एक लड़का था और एक लड़की से वो क्या ही पूछता। और फिर तभी निव्यांश ने उसे ठीक से कुछ बताया भी नहीं था और फिर तभी दक्ष की नज़र अब नियति के फ़ोन पर जाती है। तो दक्ष ने अब नियति का फ़ोन उठा लिया और फिर उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि अभी नियति का फ़ोन पर लॉक लगा था और दक्ष को अभी उसका पासवर्ड भी नहीं पता था। तभी दक्ष ने भी अब लॉक खोलने की कोशिश भी नहीं करी थी। फिर उसने भी फ़ोन को साइड में रख दिया और फिर धीरे से वहाँ से चला गया। दक्ष का मन भी अब काफ़ी ज़्यादा उदास था। वो जानना चाहता था कि आखिर नियति और निव्यांश के बीच में हुआ क्या है।
तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त प्रताप इंडस्ट्रीज में निव्यांश का चेहरा अभी बहुत ही ज़्यादा लटका हुआ था। कल वो जितना ज़्यादा खुश था, आज वो उतना ही ज़्यादा दुखी था। तभी उसके कैबिन में अब बंदरों की टुकड़ी का आगमन होता है। बंदरों की टुकड़ी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उन सबको पता चल गया था कि निव्यांश कल नियति के साथ डेट पर गया था और उसे प्रपोज भी करने वाला था। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये सब चीज़ जानने के लिए। वैसे वो डेट नहीं थी, बल्कि उस डेट का तो कोई मतलब ही नहीं था। कोई भी नहीं कहेगा वो डेट है, वो क्या था वो तो भगवान ही जाने। फिर भी बंदरों की टुकड़ी को तो अब यही लगता था कि वो निव्यांश ने अपने दिल की बात नियति से कह दी है। इसीलिए सब जाकर अब निव्यांश के टेबल के आसपास बैठ गए और सब हैरानी से और एक्साइटेड के साथ निव्यांश को ही घूर रहे थे। तभी संकल्प ने निव्यांश के कंधे पर अपना हाथ मारकर कहा कि क्या बात है भैया, कल डेट पर हाँ हमें भी ना बताया नहीं आपने। निर्भय ने भी अब थोड़ा सा कमेंट मारते हुए कहा कि हाँ हाँ देख तो अकेले अकेले डेट पर चला गया है, हमें ले जाना भी जरूरी नहीं समझा। इस पर तो धैर्य ने अब निर्भय को मारते हुए कहा कि साले डेट पर अकेले ही तो जाते हैं, तो क्या सबको लेकर जाएगा क्या तू? बोल बोल तेरे साथ कौन जाएगा, मुझे भी चलना है तेरे साथ। तो संकल्प ने भी अब निर्भय पे कमेंट मारते हुए कहा कि जैसे इसकी शक्ल है ना, मुझे भी लगता है कि इस जीवन में डेट पर ये जाएगा ही नहीं। इसे तो सीधा साधा किसी के घर बारात लेकर ही जानी पड़ेगी। पता नहीं फिर वो लोग भी इसके साथ दुल्हन को भेजेंगे भी या नहीं। मुझे नहीं लगता है कि इसके साथ वो दुल्हन को भेजेंगे भी नहीं। तो वही तो फिर निव्यांश जो अपने भाइयों की बात को अच्छे से सुन रहा था, निव्यांश ने कहा कि जाकर अपना अपना काम करो, मुझे तुम सब में से किसी से भी बात नहीं करनी है। तो इस पर अब संकल्प भी एटीट्यूड के साथ बोला कि क्या हुआ भाई, बहुत ही ज्यादा लो साउंड कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। नियति से झगड़ा हुआ क्या है आपका क्या? लेकिन क्या स्नो वाइट तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, मुझे नहीं लगता है कि वो झगड़ा करेगी आपसे, वो तो आपसे कुछ बोलेगी भी नहीं। इस पर निव्यांश ने कहा कि तुम सबकी वजह से ही मैं फंस गया हूँ, समझे? तुम सबके सब तुम लोगों ने ही मुझे बोल बोल कर पागल कर दिया था कि उसे प्रपोज करो, उसके साथ डेट पर जाओ। मुझे नहीं जाना उसके साथ, नियति मुझे पसंद ही नहीं करती है और वो मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो मेरा प्रपोजल रिजेक्ट ना कर दे, लेकिन उसने तो मेरे प्रपोज करने से पहले ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूं? बोलो, मुझे नहीं करना है उससे प्रपोज। अब वो खुश हो गए ना तुम सब के सब, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने और नियति दोनों की ही नज़रों में गिर गया हूँ, समझे तुम सब? क्या सोचा था मैंने कि मैं नियति को प्रपोज करूंगा और वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी और फिर मैं टिया को डाइवोर्स दे दूंगा और जब नियति का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं उससे शादी कर लूंगा और हमेशा के लिए उसके साथ में ज़िंदगी में सेटल हो जाऊंगा। लेकिन सब कुछ गोट गोबड़ हो गया है। और तो और कल जाए चाचू और जिया चाची भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे। मरते मरते बच गया हूँ मैं, समझे तुम सबके सब? तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है और ये सब हुआ है तो तुम सब के मेहरबानियों की ही वजह से। आप मेरा दिमाग मत खराब करो, उठ कर चले जाओ मेरे कैबिन से, समझे? नहीं तो अभी के अभी सर फोड़ दूंगा। सच कहता हूँ एक आधा पिट जाएगा अभी मेरे हाथों से। तो बंदरों की टुकड़ी का चेहरा तो एकदम से उतर गया था। आखिर उनका छोटा पैंथर जो इतना ज़्यादा उदास था, तो छोटे पैंथर अभी नॉर्मली इतना ज़्यादा सीरियस होकर बात नहीं करता था कभी भी उन बंदरों की टुकड़ी से। अपने दर्द को छुपाने में भी वो नील से भी ज़्यादा शातिर था, लेकिन आज उसके चेहरे पर दर्द सबको दिखाई दे रहा था। सबको पता था कि आज छोटे पैंथर को इतना ज़्यादा दर्द में है। तो संकल्प ने भी धीरे से कहा कि क्या हुआ क्या है भाई, कुछ बताओ तो सही। नियति ने मना कर दिया क्या आपको? निव्यांश बोलता है कि हाँ हाँ मना कर दिया है। आप खुश, आप निकलो यहाँ से, निकलो मेरे कैबिन से अभी के अभी, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो निर्भय तो अब अपनी जगह से उठा और फिर पैंथर की चेयर के पीछे चला गया। उसने निव्यांश के सिर को हल्का हल्का सा दबाते हुए कहा कि अरे बड़े भाई हुआ क्या है, बताओ तो सही, क्लियर क्लियर, आखिर बात क्या है? हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो आप दोनों के बीच में। अरे नियति को आपके जैसा हैंडसम गुड लुकिंग बिजनेस टाइकून कहाँ मिलेगा जो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता हो, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हो और मेन चीज़ उससे शादी करने के लिए इतना ज़्यादा परेशान है। मुझे लगता है हम सबको नियति को समझाना पड़ेगा, उसे अच्छे से समझाना पड़ेगा कि निव्यांश भाई से अच्छा लड़का उसे कहीं भी नहीं मिलेगा। आप मुझे पहले सारी चीज़ें सही से बताओ, फिर हम सब खुद जाकर नियति से बात करेंगे। हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा हो, उसे डर लगता हो हम लोगों से, इतने बड़े परिवार से, कि हम इतने बड़े रिच परिवार के हैं, वो खुद को तुम्हारे लायक ना समझती हो, या फिर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो हम सबको नहीं पता है अभी। इसीलिए बोल रहा हूँ पहले पूरी बात खुल कर बताओ हमें, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना भाई। नियति ना सच में मना भी नहीं कर रही है तो ना कोई रीज़न जरूर होगा। अगर उसने आपको मना किया है,
आप ना पूरी बात बताओ कि आखिर हुआ क्या है, तभी तो हम कुछ समझ पाएंगे। तो निव्यांश भी अब काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर बोलता है कि यार यार तुम लोग जाओ ना यहाँ से, मुझे तुम में से किसी की बात नहीं सुननी है। तुम्हारे चक्कर में आकर ही मैं स्नो वाइट को लेकर डेट पर चला गया था, उसे प्रपोज करने के लिए सोच लिया था। वहाँ पर सब कुछ जाकर गुड़ गोबर हो गया है। अब आए हो मुझे यहाँ पर दिलासा देने के लिए। लाइफ में पहली बार मैं किसी के साथ डेट पर गया था, कितना ज़्यादा मैं खुश था। मैंने सोचा था उसे प्रपोज करूंगा, वो भी इतनी ज़्यादा घटिया डेट। इससे ज़्यादा घटिया डेट पर हो ही नहीं सकती है। पहली बार मैंने देखी इतनी गंदी डेट। मुझे ना नियति को लेकर टेबल के नीचे छुपना पड़ा था। निर्भय भी अब लगातार निव्यांश के बालों को ही सहला रहा था और फिर उसके सर को भी दबा रहा था। तो निव्यांश ने अभी फिर से कहा कि निर्भय निर्भय जाओ यहाँ से, मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम सबकी वजह से मेरी लाइफ पूरी खराब हो चुकी है। लेकिन निर्भय अभी भी अब वहाँ से नहीं जा रहा चाहता था। वो भी अब निव्यांश के सिर को और भी ज़्यादा दबा रहा था। तभी संकल्प भी बोलता है कि हाँ हाँ भाई, कुछ तो बताओ ना, आखिर हुआ क्या है, तभी तो हम जान पाएंगे। अपने भाइयों के इतना दबाव देने पर फिर आखिरकार में निव्यांश ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला कि होना क्या था। जो ड्रेस संकल्प ने नियति को मेरे बिहाफ पर भिजवाई थी ना, नियति वो ड्रेस पहनकर ही नहीं आई थी। इसीलिए मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती है, इसीलिए वो ड्रेस पहनकर नहीं आई। और थोड़ी देर के लिए अब कैबिन में एकदम से सन्नाटा पसर गया था। तो निर्भय भी अब निव्यांश के बालों को छोड़कर निव्यांश के सामने आकर बैठ गया और फिर तीनों ने ही एक साथ कहा कि तो। तभी निव्यांश को अब अपने तीनों भाइयों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से उन तीनों को ही घूर रहा था, जैसे अभी के अभी तीनों को ही खा जाएगा। और फिर वो गुस्सा करते हुए फिर से बोलता है कि तो का मतलब क्या, दिमाग खराब है क्या तुम तीनों का? समझने की कोशिश करो ना। मैंने उसे कहा था कि अगर वो मेरी दी हुई ड्रेस पहनकर आएगी तो मैं समझूंगा कि उसने मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लिया है और वो भी मुझसे प्यार करती है और वो मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन वो साड़ी पहनकर आई ही थी। अभी धैर्य ने भी अपनी आंखें छोटी की और फिर बोलता है कि अच्छा, मतलब वो साड़ी पहनकर आई है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने तेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया है। वो तुझसे प्यार नहीं करती, वो तुझे पसंद नहीं करती। तू यही कहना चाहता है ना? इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो साड़ी पहनकर तुम्हारी बीवी बनने में प्रैक्टिस कर रही हो, तुम्हारी दी हुई ड्रेस उसे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करा रही हो। तभी निव्यांश भी एकदम से चुप हो गया और उसके पास भी अब धैर्य के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। और फिर धैर्य ने भी बिल्कुल सटीक बात कही थी कि धैर्य ने अभी फिर से संकल्प की तरफ देखते हुए कहा कि अब तू ही बता, तूने बहू को कौन सी ड्रेस भेजी थी? अब तू ही इसका खुलासा करेगा कि आखिर बात क्या है और कैसे सुलझाई जाए। मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी ड्रेस जो थी जिसे पहनकर स्नो वाइट निव्यांश से मिलने के लिए नहीं गई थी। तो संकल्प ने भी अब अपने फ़ोन को निकाला और फिर उसे एक ड्रेस दिखा दी जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हॉट थी। और उस ड्रेस को देखकर धैर्य और निर्भय की आंखें तो अब खुली की खुली रह गई थी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं था और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उसने मोबाइल निव्यांश की तरफ बढ़ा दिया। तो निव्यांश ने भी जब ड्रेस को देखा तो फिर संकल्प को देखते हुए कहा कि तूने ये ड्रेस भेजी थी नियति के लिए, लेकिन तूने तो मुझे कहा था कि तूने बहुत ही डिसेंट सी ड्रेस भेजी है नियति के लिए। ये कहाँ से डिसेंट लग रही है? इसमें तो हाथ पैर गला सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। ऐसी ड्रेस भेजी थी तूने नियति को? तो वहीं धैर्य ने भी घूर कर अब निव्यांश को देखा और फिर बोलता है कि वही तो इस ड्रेस को पहनकर नियति तुम्हारे सामने आती क्या? इसीलिए वो इस ड्रेस को पहनकर नहीं आई, समझा? तो बताओ मुझे। और दूसरी बात, अगर तुमने ड्रेस नहीं देखी थी तो तुम्हें कैसे पता था कि नियति जो साड़ी पहनकर आई थी वो संकल्प ने नहीं भेजी थी? तो निव्यांश ने भी अब संकल्प पर थोड़े से इल्जाम लगाते हुए कहा कि मामा क्योंकि इसी ने कहा था कि मैंने साड़ी नहीं भेजी है बल्कि एक बहुत अच्छी सी ड्रेस भेजी है जिसमें स्नो वाइट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, इतनी कि उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी वो ड्रेस। इसीलिए मैंने सोचा इसने कोई अच्छी सी और डिसेंट सी ही ड्रेस भेजी होगी नियति के लिए। तो संकल्प ने भी अब अपने दोनों हाथ हवा में फैलाते हुए कहा कि हाँ हाँ, तो देखो ना कितनी अच्छी सी ड्रेस है, मैंने कोई गलत थोड़ी ना बोला था। इतनी खूबसूरत सी ड्रेस कौन लड़की मना करेगी? इसमें स्नो वाइट सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती। तो संकल्प की अब ऐसी बेतुकी सी बातें सुनकर तो तीनों ने अपने हाथों पर अपनी हथेली मार ली थी और फिर एक आवाज़ आई, चटाक। तो संकल्प को तो अब आवाज़ सुनकर थोड़ा सा डर भी आ गया था। तो धैर्य ने भी अब संकल्प को घूर कर देखा और फिर लेकिन कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन निव्यांश को समझाते हुए बोला कि आप बताओ छोटे पैंथर, गलती किसकी है, नियति की या फिर तेरे इस छोटे भाई की? किसने गलती की है? मुझे ना इस पर अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जिसने इतनी
अच्छी ड्रेस एक सिंपल सी लड़की को भेज दी और वो तेरे साथ फिर भी साड़ी पहनकर डेट पर आ गई थी, और फिर तूने अपने आप ही मतलब निकाल लिया कि नियति तुझे प्यार नहीं करती है, वो तुझे पसंद नहीं करती है। क्या बात है, मैंने तो सुना था कि निव्यांश बिल्कुल अपने पापा पर गया है, बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का है, पर आज मुझे ना सच में यही लग रहा है कि वो सब कुछ भी ना था, सब बेकार था, सब मिठिया था मिठिया, सत्य से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल पागल है प्यागल। तो निव्यांश अभी कुछ बोलता उससे पहले ही निव्यांश के कैबिन का गेट खुलता है और फिर सामने दक्ष खड़ा हुआ था। दक्ष को देखकर अब निव्यांश ने भी हल्का सा मुंह बनाकर कहा कि नियति नियति कहाँ पर है। तो दक्ष ने कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि तेरे और नियति के बीच में हुआ क्या है। मुझे ना कल रात से ही नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हो रही है कि आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या है। नियति का भी मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। अभी जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें अब धैर्य ने दक्ष को भी बता दी थी, और फिर दक्ष जो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उन सब को देखते हुए बोलता है कि अरे बेवकूफ़, नियति को साड़ी पहनने के लिए मैंने ही कहा था, मैंने ही उसे वो साड़ी दी थी कि वो डेट पर पहनकर चली जाए, क्योंकि वो उस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे वो ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और वो उस ड्रेस को पहन भी नहीं पा रही थी। और ये सुनकर तो निव्यांश को अब और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा था। वो कल रात की बातें याद करने लगा था। उसे अब अपने ऊपर भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था। जब नियति उसे साड़ी पहनकर इशारा कर रही थी वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि नियति उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो आखिर साड़ी पहनकर क्यों आई है। तो निव्यांश बोलता है कि यार नियति कहाँ पर है, मुझे ना अब इस संकल्प पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। दक्ष बोलता है कि आज नियति का ऑपरेशन है, वो माँ के साथ हॉस्पिटल गई है और यही बताने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर आया था। और हाँ, सुबह से तेरा नंबर भी डायल कर रहा हूँ, लेकिन तू है जो फ़ोन भी पिक नहीं कर रहा है। कितने मैसेज कर दिए हैं लेकिन तूने मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया है। फिर मजबूरन मुझे टाइम निकाल कर यहाँ पर आना पड़ा तुझे बताने के लिए। आज स्नो वाइट का ऑपरेशन है, वो माँ के साथ चली भी गई है। वो भी ना आज बहुत ज़्यादा परेशान थी तो उससे बात करने के लिए। स्नो वाइट का ऑपरेशन है। और ये सुनकर तो सबके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खुशी के भाव आ गए थे। तो धैर्य भी खड़े होकर बोलता है कि क्या क्या सच में बहू रानी अब बोलने और सुनने लगेगी। दक्ष ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। तो संकल्प भी अब चेयर से खड़ा हो गया और फिर दोनों ही हाथ ऊपर करके हवा में हिलाकर बोलता है कि यस यस यस, क्या बात है, फाइनली अब हमारी स्नो वाइट भाभी ठीक हो जाएगी और वो हमारे साथ खूब मजे करेंगी, अच्छे से बोलेंगी, सारी बातें सुनेंगे। तो वहीं निव्यांश के चेहरे पर भी अब हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो निव्यांश ने कहा कि यार यार चलो ना हॉस्पिटल चलते हैं, हमें भी तो स्नो वाइट को देखना चाहिए कि वो उसका ऑपरेशन कैसा होगा। तो स्नो वाइट के ऑपरेशन के थिएटर में जाने से पहले मैं ना उससे मिलना चाहता हूँ, उससे एक बार अपने बातों को समझाना चाहता हूँ। तो धैर्य ने भी निव्यांश को चिढ़ाते हुए कहा कि क्या बात है भांजे, अभी ना थोड़ी देर पहले तो अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने की कोशिश कर रहा था तो, और अब चेहरे पर इतनी बड़ी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई तेरे। तो धैर्य के अब ऐसा कहने से निव्यांश के चेहरे की मुस्कुराहट भी थोड़ी सी और बड़ी हो गई थी और फिर वो भी अपनी थोड़ी सी शर्म को छुपाते हुए बोलता है कि बस 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 आप ज़्यादा बातें मत बनाओ, तुम सबके सब चलो, अब हम सब हॉस्पिटल चलते हैं, हम सब स्नो वाइट से मिलकर आते हैं, उससे एक बार बात करते आते हैं। इतना कहकर अब फिर बंदरों की टुकड़ी ऑफिस से निकलकर सीधा बाहर की तरफ आ गई थी और फिर करीब 1 घंटे के बाद वो सब हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो निव्यांश को तो अब बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी स्नो वाइट से मिलने की। वो जल्द से जल्द गाड़ी से उतरा और फिर बिना अपने भाइयों को देखे सीधा हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गया। वो तेजी के साथ कॉरिडोर में जा रहा था, लंबे लंबे कदमों के साथ अपनी पैरों की स्पीड बढ़ा रहा था और फिर फाइनली वो जिया के कैबिन में पहुंच गया था। उसने जिया के कैबिन का गेट खोलकर देखा तो वहां पर जिया नहीं थी। तो निव्यांश अभी बाहर आया और फिर उसने एक नर्स से पूछा कि जिया चाची कहाँ पर है, वो अपने कैबिन में नहीं है। नर्स ने अभी निव्यांश की तरफ देखते हुए कहा कि वो ना उनके किसी रिलेटिव का आज ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर मिलेंगी आपको, इसीलिए आप वहाँ पर चले जाइए। तो निव्यांश भी अब भागता हुआ सीधा ऑपरेशन थिएटर के बाहर पर आ गया था, लेकिन तब तक नियति का ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर जा चुके थे। तो जिया अभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही खड़ी हुई थी और फिर इस वक्त जिया को भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी नियति के लिए। हालांकि उसे अब तक नहीं पता था कि नियति उसकी अपनी बेटी ही है और उसे न जाने क्यों नियति से अपनापन लगता था। उसे लगता था कि नियति सच में उसकी बेटी जैसी है और फिर भी उसे नियति के लिए इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, इतनी ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। तभी निव्यांश को देखकर अब जिया भी एकदम से रुका नहीं गया और फिर उसने भी निव्यांश
निव्यांश को अपने गले लगा लिया। निव्यांश ने भी जिया को संभालते हुए कहा कि चाची चाची सारी रिपोर्ट नॉर्मल तो है ना, तो फिर आप इतना ज़्यादा क्यों घबरा रही हैं? सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा स्नो वाइट को। जिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन वो अपने दिल की बात निव्यांश से छुपा नहीं पाई और रोती हुई आवाज़ में बोलती है कि निव्यांश पता नहीं मैंने न जाने कितने ही पेशेंट को देखा है, मरते हुए, जीते हुए, और ऐसे ऐसे पेशेंट को देखा है जिसे कोई ना ही देखना चाहता हो। लेकिन फिर भी आज जब नियति ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी ना, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा कोई अपना मुझसे दूर जा रहा है। मुझे ना बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। तो निव्यांश ने अब जिया को एक चेयर पर बैठाया और फिर पानी का गिलास लेकर आया। तो निव्यांश ने अब जिया को पानी पिलाते हुए कहा कि चाची चाची सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए प्लीज़। स्नो वाइट ना इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो अच्छे से फेस करेगी और उसका ऑपरेशन देखना अब ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएगा। उसे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप देखना स्नो वाइट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो भी हमारी तरह बोलेगी, हर बात को सुनेगी। जिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन जिया के अंदर अब बैठी हुई एक माँ वो अभी भी बेचैन हो रही थी। थोड़ी देर में ही बंदरों की टुकड़ी भी वहाँ पर आ गई थी। तो जिया ने अब सबको देखा और फिर बोलती है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो संकल्प ने कहा कि वो क्या है ना ताई जी, हमें भी स्नो वाइट की फिक्र हो रही थी, हम सब उससे मिलना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पर आ गए थे। तो जिया ने कहा कि लेकिन ये ना सर्जरी बहुत देर तक चलेगी, तुम सब यहाँ पर नहीं रुक सकते हो, तुम सब यहाँ पर क्या ही करोगे रुक। तो धैर्य बोलता है कि हम भी आपके पास बैठकर भगवान से यहाँ पर प्रेयर करेंगे और क्या कि हमारी स्नो वाइट को जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो जिया ने भी अब सबको देखा और फिर मन ही मन बोली कि कुछ भी हो, इनके अंदर प्रताप ब्रदर्स के गुण जरूर है। ये सब कभी भी दूसरों का दर्द नहीं देख सकते हैं, हर किसी की हेल्प करने की इन सब की आदत है। बस यही ऐसा परिवार है जिसे मैंने इतनी हेल्प करते हुए देखा। इधर सच्चा देवा हाउस अरमान बालकनी में खड़ा हुआ था। आज वो ऑफिस नहीं गया था, ऑफिस में ज़्यादा काम भी नहीं था, इसीलिए उसने सारा काम घर से ही हैंडल करने के लिए सोचा था। तो अरमान जो अभी बालकनी से सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप पर अपने कुछ काम कर रहा था, वो अपने लैपटॉप पर काफ़ी ज़्यादा बिजी था और फिर तभी उसकी नज़र अचानक से गार्डन पर गई, जहाँ पर अजीत सचादेवा अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए थे और शिखा जो उनकी व्हील चेयर के बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी। तो अजीत सचादेवा ने भी अब शोभित से बात कर ली थी और ये बात वो अपनी बहू को बता भी नहीं पा रहे थे, मगर उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि वो शिखा को नहीं बता पा रहे हैं कि उसने आज शोभित से बात करी है। अगर वो बता देते तो शायद शिखा के चेहरे पर भी थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती, उसके इंतज़ार करने की उम्मीद और भी ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन अपनी बीमारियों के चलते वो शिखा को कुछ भी नहीं बता पा रहे थे, बस एक टक आंसू बहाते हुए सामने की तरफ देख रहे थे। तो वहीं अरमान ने भी अपने दादा और अपनी माँ को जब देखा, अचानक ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि अरमान देख रहा था कि पिछले कितने ही सालों से शिखा अजीत जी की सेवा कर रही थी, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी सोच के, बिना किसी इंतजार के। तभी सचादेवा हाउस के गार्डन में एक गाड़ी आकर रुकती है। तो अरमान ने अब लैपटॉप साइड में रखा और फिर ग्रिल के पास जाकर देखा तो उस गाड़ी से अब रूहान निकलता है। रूहान को देखकर अरमान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। आखिर कितने दिनों के बाद उसने अपने भाई रूहान को अपने सामने देखा था। रूहान काफी दिनों से अरमान से दूर था, इसीलिए अरमान को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था रूहान के लिए। तो अब अरमान भी अब एक सेकंड के लिए भी वहां पर नहीं रुका और वो जल्दी जल्दी से तेज कदमों के साथ अपने कमरे से होता हुआ सीधा भागता हुआ गार्डन में आ गया और फिर अपने दोनों हाथ फैलाकर रूहान की तरफ जाने लगा। तो अरमान ने भी कसकर रूहान को अपने गले लगा लिया था और इतना ज्यादा खुश तो वो आज पहली बार ही लग रहा था। और फिर वो बोलता है कि भाई आई मिस यू, आई रियली मिस यू रूहान, मैंने तुझे बहुत ज्यादा याद किया है यार, बहुत ही ज्यादा मिस किया है, मैंने तुझे इतना ज्यादा याद किया है कि बस मैं ही जानता हूँ, तू कभी नहीं समझ सकता है। रूहान ने भी धीरे से उसके कान में कहा कि अगर इतना ही मिस किया था तो तू मेरे साथ आया क्यों नहीं, तुझे भी मेरे साथ आना चाहिए था ना। तो अरमान बोलता है कि ओहो तो जनाब नाराज़ हैं मुझसे। तो अरमान ने भी अब हल्का सा मुंह बनाकर कहा कि ज़्यादा डायलॉग मत मारा, समझा, आया बड़ा याद करने वाला, जैसा कह रहा हूँ वैसा कर, मुझे ना तुझसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है अभी के अभी। शिखा भी अपने दोनों बेटों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, उसका भी मन हुआ कि वो भी जाकर रूहान को अपने गले लगा ले और ढेर सारा आशीर्वाद अपने दोनों बेटों को दे, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, वो बहुत ज़्यादा मजबूर थी क्योंकि उसके दोनों बेटे उससे बात तक नहीं करते थे। आखिर शिखा ने भी तो अब कितने दिनों के बाद ही रूहान को देखा था, उसका मन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। लेकिन रूहान और अरमान ने शिखा को एक हक भी नहीं दिया था उसे
अपने पास आने का। फिर भी शिखा अपनी नम आंखों से दोनों ही भाइयों को देखकर मुस्कुरा रही थी। शिखा ने कितने ही साल के बाद उन दोनों भाइयों को देखते हुए ऐसे ही गुजार दिए थे, बिना उनसे बात किए हुए। तो शिखा के पास अब जीने के लिए बस एक ही उम्मीद थी, शोभित का वापस आना, वरना उसकी जिंदगी के सारे रंग तो अब उड़ ही गए थे। उसे ना तो कोई खुशी थी, ना ही किसी का लालच था और ना ही किसी चीज की उम्मीद। बच्चे उससे ठीक से बात नहीं करते थे, तो शिखा ने भी अब जिसे अपने ससुर से ज्यादा पापा समझा था, वो बात करने की हालत में भी नहीं थे। और फिर नीलिमा, उसे तो शिखा से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो शिखा से बहुत ही ज्यादा जलन करती थी। अगर नीलिमा का बस चलता तो वो तो शिखा को इस घर में भी कभी आने नहीं देती। उसी दिन उसे घर से निकाल देती जिस दिन शोभित यहाँ से गया था। लेकिन नीलिमा ने भी अपने गुस्से के चलते शिखा की जिंदगी न बिल्कुल जहन्नुम बना रखी थी। थोड़ी देर के बाद अरमान और रोहान दोनों ही गार्डन से होते हुए सीधा अंदर की तरफ चले गए थे। तो वहीं शिखा जब अपने दोनों बच्चों को जाता हुआ देख रही थी तो उसकी आंखों से आंसू गिर गए थे। और वो भी अजीत जी के सामने आकर पंजों के बल बैठकर बोलती है कि पापा पापा अब इंतजार नहीं होता है, कब आएंगे शोभित, मुझे ना बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मुझे ना बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। इतना कहकर शिखा की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। जब भी शिखा को दर्द होता था तब वो अपने दिल की बात अपने ससुर जी को कह देती थी, क्योंकि उसकी बात सुनने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। जब भी अरमान रूहान उसका दिल दुखाते थे उस वक्त शिखा को अब शोभित की बहुत ही ज्यादा याद आती थी, क्योंकि शोभित ने शिखा के साथ वक्त तो कम ही बिताया था लेकिन प्यार बहुत ही ज्यादा किया था शिखा को। इतना कि शिखा ने उस प्यार के सहारे ही शोभित को इतने सालों का इंतजार कर लिया था। शिखा सच में शोभित का इंतजार इसीलिए कर रही थी क्योंकि शोभित का थोड़ा सा प्यार उसे दुनिया भर का प्यार दे गई थी। तो शिखा को रोता हुआ देखकर अजीत ने अपना एक हाथ उठाने की कोशिश की और फिर आज उनकी कोशिश भी रंग लाई थी। वो हाथ धीरे धीरे शिखा के सिर पर रख गया था। तो शिखा को भी अब काफी ज्यादा हैरानी हुई कि आज उसके पापा ने अपना हाथ शिखा के सिर पर रखा है। तो शिखा ने भी हैरानी से अजीत जी की तरफ देखा तो अजीत जी की आंखों में भी अब एक चमक आ गई थी, चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट, जिसे शिखा भी समझ रही थी लेकिन उस मुस्कुराहट का मतलब नहीं समझ पा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान और रूहान दोनों ही अपने कमरे में बैठे हुए थे। रूहान जो भी सोफे पर बैठा हुआ था और उसकी आंखों में अभी भी काला चश्मा और हाथों में छड़ी थी। तो रूहान ने अभी जो बात अरमान को बताई थी, अरमान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ था। अरमान हैरानी से अभी रूहान को ही देख रहा था। तभी रूहान फिर से बोलता है कि हाँ हाँ अरमान, मैं सच कह रहा हूँ और इसमें ना सच की जड़ तक जाना होगा। हमें हमें पता करना होगा कि आखिर मुझ पर अटैक किसने करवाया था, कौन है जो मुझे मारना चाहता है, कौन है जो हम दोनों को अलग करना चाहता है। तभी अरमान रूहान की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारी बात सच है ना तो हमें ना दादी से डायरेक्ट ही पूछना चाहिए कि क्या पता वही आस्तीन का सांप हो। तो रूहान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है दादी से डायरेक्ट पूछेंगे तो वो हमें बता देंगी? नहीं, वो हमें डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं बताएंगी, कुछ भी नहीं बताएंगी। अगर उन्हें पता भी होगा ना तो भी नहीं बताएंगी, हमें उन्हें फंसाना होगा तभी वो बता सकती हैं अपनी सारी बातें। तो कौन सी सच की बात कर रहे हैं अरमान और रूहान? क्या स्नो वाइट का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर नहीं? ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड। थैंक यू।